लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व टॉपिक जो है वो फिनिश किया है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में। मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोगों को सप्लाई कर्व से रिलेटेड दो चीजें पढ़नी है। एक मतलब चेंज पढ़ना है और वो चेंज जो है वो दो तरह का पढ़ना है। एक हम लोग मूवमेंट के बारे में जानेंगे और दूसरा शिफ्ट या शिफ्टिंग क्या होती है वो जानेंगे। तो मूवमेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की बात करेंगे कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट का क्या मतलब होगा और ये जो शिफ्टिंग होगी सप्लाई कर्व में वो क्यों देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करेंगे। शिफ्ट का मतलब क्या है और ये कब होगा। तो जैसा कि मूवमेंट में मैंने आपको बताया था, आपको बस दो वर्ड्स याद रखने थे। मूवमेंट में आप याद करो, मूवमेंट की जब भी बात हो रही थी अलोंग सप्लाई कर्व, देन हमें दो वर्ड्स याद रखने थे। फर्स्ट इज एक्सटेंशन और सेकंड वर्ड था आपका कंट्रैक्शन। मूवमेंट का मतलब था या तो एक्सटेंशन होना या तो कंट्रैक्शन होना इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। और वो क्यों हो रहा था? तो मूवमेंट का जो कारण है वो था आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज। जब प्राइस जो है किसी भी वस्तु का वो चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी क्वांटिटी सप्लाई में या तो एक्सटेंशन होगा या कंट्रैक्शन होगा और उसे हम कह रहे थे मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट को बता रहा था। सिमिलरली जब हम शिफ्ट की बात करेंगे तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में भी आपको दो वर्ड्स याद रखने होंगे। पहला जो वर्ड है ये थोड़ा और आसान है, इसमें आपको पहला वर्ड याद रखना है इंक्रीज और जो दूसरा वर्ड होगा आपका वो होगा डिक्रीज। ये इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है किसमें? तो इन क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में की जा रही है उसमें जब इंक्रीज हो या फिर उसमें जब डिक्रीज हो तो इसी इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब हो गया या यही इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो शिफ्ट को बतलाए, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि शिफ्ट का मतलब है या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना किसमें? तो क्वांटिटी सप्लाई में। तो अब दूसरी जो जरूरी बात है वो ये भी जाननी है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके कारण होगा। जैसे मूवमेंट में एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन हो रहा था ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिमिलरली जब हम शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज की बातें कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो क्यों होगा। और ये इंक्रीज और डिक्रीज जो आपको देखने को मिलेगा क्वांटिटी सप्लाइड में, इसका रीजन है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आप सबको पता है किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनको हम डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट्स हैं, चूंकि ये जब चेंज होते हैं तभी किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज हो जाती है। तो शिफ्ट में जहां पर हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं और डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो ये इंक्रीज और डिक्रीज देखने को आपको तब मिलेगा जब किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये आपके कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया है और वो एक चीज क्या है आपकी? तो वो है आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको इसलिए छोड़ दिया है यहाँ पे क्योंकि जैसे मूवमेंट में हमने बात करी थी, देखो मूवमेंट को मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। मूवमेंट में हमने क्या बात करी कि मूवमेंट में या तो एक्सटेंशन हो रहा है या कंट्रैक्शन हो रहा है, पहली बात करी थी। फिर दूसरी बात थी कि वहां पर आपका वो क्यों हो रहा था? तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब चेंज होता है, मतलब वस्तु की खुद की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन होता है।
और तीसरी बात भी नोट करी थी हमने, वो ये था कि वहां पर अदर डिटरमिनेंट्स जो थे सप्लाई के, उनको हमने कांस्टेंट माना हुआ था, वो कांस्टेंट थे। यहां पर हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज होना इन द क्वांटिटी सप्लाई। ये इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा क्वांटिटी सप्लाई में, ये क्यों हो रहा है? जब अदर डिटरमिनेंट्स जो है सप्लाई के, जब वो चेंज होंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो ओन प्राइस है, व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपको यहाँ पे मानना होगा रिमेन कांस्टेंट, मानना होगा या करना होगा। मतलब कहने का हुआ कि वस्तु की खुद की कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट प्राइस पर अदर डिटरमिनेंट्स के चेंज होने के कारण किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई में जब इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिले, तो उसे ही कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, बस इसमें भी 3 बातें याद रखनी। पहली बात, शिफ्ट जहां कहीं पे भी देखने को मिले, तो शिफ्ट का क्या मतलब है? तो शिफ्ट का मतलब है या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। किसमें? तो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई में। क्यों होगा ये? तो ये हो रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बाकी के जो डिटरमिनेंट्स है, बाकी के बोलने का मतलब हुआ कि ओन प्राइस को छोड़ दे और उनको छोड़ने के बाद बाकी के जो डिटरमिनेंट्स बचते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको कर दिया, लिख दिया है, इनके चेंज होने के कारण जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो तो उसे हम शिफ्ट कहेंगे। और यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो आपकी कैसी रहेगी? तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब शिफ्ट का मतलब तो पता लग गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कई बार रिपीट किया, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और शिफ्टिंग की बात भी हो रही है। तो शिफ्ट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज है। तो जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो सप्लाई कर्व शिफ्ट किधर करता है, अब वो जानेंगे। और उसे जानने के लिए अगेन हम लोग यूज करने वाले हैं एक शेड्यूल और एक ग्राफ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई कि इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है और सप्लाई कर्व इस केस में किधर शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई एकदम नाम से जो पता लग रहा है बिल्कुल वही है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इंक्रीज इन सप्लाई का सिंपल मतलब हो गया कि जब एग्जिस्टिंग प्राइस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस बोलने का मतलब क्या हुआ? मार्केट में जो कीमत चल रही है, किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है बाजार में, जब उस कीमत पर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई, किसी भी प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी सप्लाइड है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, अगर वो बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई इज अ सिचुएशन in which the quantity supplied of the commodity increases at its existing price। मतलब जिस कीमत पर वस्तु बाजार में बिक रही है, उसी कीमत पर अगर उसकी क्वांटिटी सप्लाई पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन को हम इंक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग अगेन एक टेबल यूज करते हैं। इस टेबल में हम लोग एक तरफ प्राइस ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी बोलने का मतलब हो गया क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में है और प्राइस जो है वो रुपीज में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि प्राइस जो है मार्केट में वो है 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, प्राइस कोई भी प्रोडक्ट मान लें आप दिमाग में, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कीमत है बाजार में 10 रुपया पर यूनिट। ठीक है, अब जब प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी जो सप्लाई किया जा रहा है वो आपका हो रहा है 200 यूनिट्स। ठीक, अब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट बोलने का मतलब हो गया कि जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस रहेगा। कांस्टेंट वर्ड से यहाँ पे ये मत समझ ले कि प्राइस फिक्स्ड है, कभी बदलेगा नहीं, प्राइस एग्जिस्ट जो कर रहा है वही एग्जिस्ट करता रहेगा। और उसी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है, सपोज करें कि वो बढ़ गया है और वो 200 से बढ़ के हो गया है आपका 300 यूनिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, existing price which is 10 rupees per unit, the quantity supplied of the commodity increases
from 200 units to 300 units. So this situation indicates the increase in supply. ये आपको increase in supply को दिखाता है कि जब प्राइस एग्जिस्ट करे, कांस्टेंट रहे और एग्जिस्टिंग प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाए तो उसे ही कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसको हम लोग ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ में जब हम इंक्रीज इन सप्लाई को देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारा सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है क्वांटिटी जिसको हम यूनिट में मेजर कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिसको हम रुपीज में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे 100 का डिफरेंस ले लें। ठीक है, अब देखो इन्हीं वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो जब प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट देन क्वांटिटी है 200 यूनिट्स, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहां पे बनता है। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए। और जब सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे तो सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड राइजिंग जाएगा, जो कि हम लोगों ने कई बार रिपीट किया हुआ है। क्यों जाएगा? बिकॉज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी एंड द प्राइस। तो ये हो गया आपका सप्लाई कर्व जिसको नाम दे देते हैं S1 S1। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब शुरुआत में प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपकी 200 यूनिट्स थी। प्रोड्यूसर पॉइंट ए पर होंगे और सप्लाई कर्व जो है वो S1 S1 है। ठीक है, मतलब S1 S1 सप्लाई कर्व पे पॉइंट ए पर प्रोड्यूसर है। अब क्या हो रहा है कि प्राइस जो है मार्केट में वो 10 रुपीज ही रहेगा पर यूनिट, बट इसी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होकर के 200 से हो चुका है 300 यूनिट्स। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखते हैं तो ये मिलेगा आपको नया कॉमन पॉइंट। यहाँ पर सप्लाई कर्व बनेगा दूसरा, इसको नाम दे देते हैं S2 S2 और इन दोनों का कॉमन पॉइंट है जिसे नाम दे देते हैं पॉइंट B। अब देखिए कि यहाँ पे हो क्या है। यहाँ पे जब आपका एग्जिस्टिंग प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा है, क्वांटिटी सप्लाई 200 से बढ़ के 300 हुआ है, तो सप्लाई कर्व पहले S1 S1 था, अब सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होकर के क्या हो चुका है S2 S2। यहाँ पर आपके सप्लाई कर्व में आपको किस तरह का शिफ्ट नजर आ रहा है? तो ये आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है आपका फॉरवर्ड शिफ्टिंग दिखाता है सप्लाई कर्व में। कब? जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करता है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। इस फॉरवर्ड शिफ्टिंग को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, इसको आप राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं और आप इसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। ओके, और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब क्वांटिटी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। तो ये था आपका इंक्रीज इन सप्लाई, जिसमें हम लोगों ने अब तक देखा हुआ है कि इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि जब एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाए तो उसे कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। जिसको टेबल से हम लोगों ने देखा कि प्राइस एग्जिस्ट सेम कर रहा है, लाइक कांस्टेंट प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। ग्राफ में हम लोगों ने देखा है कि जब इंक्रीज इन सप्लाई हो तो जो सप्लाई कर्व है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट करता है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट करता है। अब जो जरूरी बात है वो ये है कि भाई ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, कॉजेस क्या है। तो कॉज जो है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख रखा है ऑलरेडी। कॉज जो है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अदर डिटरमिनेंट जो है सप्लाई के वो चेंज करेगा तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन अब यहाँ पे जरा देखिए कि इंक्रीज इन सप्लाई में जो डिटरमिनेंट्स हैं वो किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो देखना, फर्स्ट जो पहला कॉज है वो है आपका फॉल इन फैक्टर प्राइस। ठीक है, मतलब कहने का हुआ कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि आपका एक डिटरमिनेंट है ना, ये आपका एक डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर फैक्टर्स प्राइस जो है अगर वो कम होता है, घट जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर कॉस्ट जो है मतलब फैक्टर प्राइस कम हुआ, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो इस केस में प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इसलिए जो पहला कॉज बनता है आपका इंक्रीज इन सप्लाई का वो ये है कि जब फैक्टर प्राइस मार्केट में कम हो जाएगा तो उस केस में आपको इंक्रीज इन सप्लाई देखने को मिलेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा रीजन है आपका और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले कई सारे फर्म्स होते हैं मार्केट में, तो जब उनकी क्वांटिटी जो है, नंबर जो है मार्केट में अगर इंक्रीज कर जाता है तो उस केस में आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही बढ़ जाएगा। सपोज करो कि एक ये मार्कर है, इसको बनाने वाले 4 फर्म्स हैं ऑलरेडी मार्केट में और वो चारों मिलकर के उसके 400 यूनिट सप्लाई करते हैं मार्केट में, प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट करके। अब क्या हो रहा है कि सेम मार्कर प्रोड्यूस करने वाले 2 और फर्म्स आ गए हैं मार्केट में। अब उस केस में क्या हो रहा है कि पहले 4 फर्म्स थे जो मिलकर के 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि अब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ चुके हैं, 6 हो चुके हैं, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो जरूर 400 से बढ़ के कुछ ना कुछ होगी। सपोज करें आप 600 हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई है, बट प्राइस जो है वो आपका 10 रुपीज पर यूनिट ही रहेगा, तो वो भी एक कारण है आपकी इंक्रीज इन सप्लाई का। अगला जो कारण है वो होगा आपका शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम profit maximization to sales maximization। कहने का मतलब हो रहा है कि अगर जो गोल है फर्म का, अगर वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, अगर गोल ऑफ द फर्म शिफ्ट करता है किससे किसमें, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अगर वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में शिफ्ट करे तो वो भी एक कारण है इंक्रीज इन सप्लाई का। कैसे, तो आप याद करो जब हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स डिस्कस किए हुए थे कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं, तब हमने बातें करी थी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ हायर प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, लोअर प्राइस पर वो क्वांटिटी सप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जब सेल्स मैक्सिमाइजेशन एम होता है, गोल होता है, तो फर्म जो है वो हायर प्राइस पर तो क्वांटिटी सप्लाई करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो लोअर प्राइस पर भी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, क्योंकि फर्म का एम क्या है, गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना। तो उस सिचुएशन में अगर गोल में चेंज होता है, अगर आपका गोल बदल जाता है, पहले आपने सोचा था कि प्रॉफिट हमको मैक्सिमाइज करना है तो आप हायर प्राइस पे ही ज्यादा सप्लाई कर रहे थे, बट क्योंकि अब आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचना, तो आप हायर के साथ ही साथ लोअर प्राइस पर भी क्वांटिटी सप्लाई करोगे। ये भी एक कारण है इंक्रीज इन सप्लाई का, कि अगर गोल ऑफ द फर्म जो है वो मार्केट में चेंज होता है तो उस केस में आपके क्वांटिटी सप्लाई जो है मार्केट में वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो कॉज है वो है आपका डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप याद करें रिलेटेड गुड्स की जो कीमत है, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, तो पीआर से, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी भी एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई को डिटरमिन करता है। और कैसे करता है, तो आप याद करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी और सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इस केस में अगर रिलेटेड गुड्स की कीमत जो है वो कम हो जाती है, तो चूंकि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड सप्लाई, तो अगर रिलेटेड कमोडिटी की कीमत घटी तो मार्केट में जो क्वांटिटी सप्लाई है दूसरे प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल हमने समझा हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में टी एंड कॉफी करके, आप एक बार वो देख लें, आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अगर मार्केट में या इकोनॉमी में जो टैक्सेशन है, मतलब जो टैक्स का रेट है, अगर उसमें कमी हो जाती है, मतलब रेट ऑफ टैक्सेस जो है, टैक्सेशन जो है अगर वो घट जाए और साथ ही साथ ग्रांट्स इन सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिले और टैक्सेशन का रेट घट जाता है,
तो वो भी एक कारण बनता है इंक्रीज इन सप्लाई का। कैसे? तो टैक्सेस अगर कम हो रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर सब्सिडीज दी जा रही है प्रोड्यूसर्स को, तो उस केस में भी क्या होगा आपका कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, प्रीवियसली कंपैरेटिवली वो बढ़ेगी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि सब्सिडीज मिल रही है, छूट मिल रहा है, तो कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह के कुछ कॉजेज हैं। एक और कॉज इसमें है आपका कि अगर बुलिश एक्सपेक्टेशन है, मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आपने ऐसा रखा हुआ है कि जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बिजनेस तो चल पड़ेगा, निकल पड़ी बिल्कुल, उस केस में क्या हो रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा करेंगे आप, और जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई जो होगी मार्केट में वो भी बढ़ जाएगी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। तो ये कुछ कॉजेज हैं आपके जो कि इंक्रीज इन सप्लाई को बतलाते हैं। यहाँ पर एक और है आपका टी है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आप देख लो, अगर आपके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आप जो भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, आप अब बेटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, तो बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके कॉस्ट को कम करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट जो है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी यानी कि कॉस्ट कम हुआ, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे आप, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा एट द एक्जिस्टिंग प्राइस। तो ये कुछ आपके कॉजेज हैं जिसके कारण आपको इंक्रीज इन सप्लाई देखने को मिलेगा। कि अगर सवाल है कि क्यों प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है बट उसके बावजूद क्वांटिटी सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, तो ये रीजन, इन सब के कारण क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी बावजूद इसके प्राइस में चेंज कमोडिटी के हो या फिर न। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज इन सप्लाई देख लिया है। अब इसका दूसरा पार्ट है दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है। इंक्रीज इन सप्लाई में हमने देखा है कि सप्लाई को फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, राइटवर्ड करता है। डिक्रीज इन सप्लाई इसका जस्ट उल्टा है, बिल्कुल यहीं पे हम इसको देख सकते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब हो गया। तो देखो, जब डिक्रीज इन सप्लाई की बात होगी तो डिक्रीज इन सप्लाई को डिफाइन करते हुए आप कहोगे, कैसे कह सकते हो, तो जब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्राइस जो है वो मार्केट में जो चल रहा है वही चलता रहेगा, और उसी कीमत पर अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फॉल कर जाती हो या घट जाती हो, तो उस सिचुएशन को हम डिक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। सो डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, अब इसको अगर हम टेबल से समझ रहे हैं तो टेबल से आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है एज यूजुअल, और यहाँ है क्वांटिटी सप्लाई, मेजरमेंट सेम रहेगा, रुपीज में प्राइस ले रहे हैं, यूनिट्स में क्वांटिटी सप्लाई ले रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है तो क्वांटिटी सप्लाई 300 यूनिट्स है। ठीक, अब प्राइस जो है वो सेम ही है 10 रुपीज पर यूनिट, बट क्वांटिटी सप्लाई 300 से डिक्रीज करके हो जा रही है 200 यूनिट्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस एग्जिस्ट जो कर रहा है वही है, बट क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घट गई। इस सिचुएशन को हम डिक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। और अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में देखेंगे कि किधर शिफ्टिंग हो रही है, किस तरफ से शिफ्टिंग होगी। जरा देखो कि ग्राफ में आपका सप्लाई को जब डिक्रीज इन सप्लाई होता है क्वांटिटी, तो उस केस में सप्लाई को किधर शिफ्ट करेगा, जरा देखो। सपोज करो y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी, सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शुरुआत में प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 300 यूनिट, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सप्लाई कर्व बना देते हैं जिसको नाम दे देते हैं S1S, क्योंकि शुरुआत में प्रोड्यूसर है यहाँ पर, जो कि पॉइंट A है, नाम दे दिया है, और प्राइस टेक क्वांटिटी सप्लाई 300। फिर क्या हो रहा है, क्वांटिटी प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट ही रहेगा,
बट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 300 यूनिट से डिक्रीज होके कितना हो रहा है 200 यूनिट, यानी कि अब जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो कुछ यहां पर बनेगा 10 एंड 200। तो कॉमन पॉइंट ये रहा। सप्लाई कर्व ड्रॉ करें, इसको नाम दे दें S2 क्योंकि ये बाद वाला सप्लाई कर्व है। यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट B। अब जरा देखिए क्या होता है कि शुरुआत में प्रोड्यूसर पॉइंट A पर है जो कि ऑन द सप्लाई कर्व S1 है। नाउ प्रोड्यूसर पॉइंट B पर पहुंच गए हैं जो सप्लाई कर्व S2 पर है। पहले S1 था, अब सप्लाई कर्व S2 है। सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग जो है वो आपको इधर पीछे की तरफ नजर आ रही है। इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहेंगे सीधे शब्दों में बैकवर्ड शिफ्टिंग। मतलब जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कर जाए एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, तो उस सूरत में जो सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी वो किस तरह की होगी, वो या तो बैकवर्ड शिफ्टिंग कहलाएगा या फिर उसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके भी क्या कॉजेज हैं। तो इसके कॉजेज जो है वो जस्ट डिक्रीज इन सप्लाई का उल्टा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, फटाफट से हम लोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला कॉज क्या होगा डिक्रीज इन सप्लाई का, तो अगर फैक्टर प्राइस जो है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कीमत है, यानी कि लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल्स, इन सब के जो खर्चे हैं, इन सब की जो कीमत है, अगर वो इंक्रीज कर जाती है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर प्राइस जब आपका बढ़ता है, तो उस केस में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो भी बढ़ जाता है। और कॉस्ट के बढ़ने से प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को थोड़ा कम करेंगे, और क्योंकि अब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी एट अ एग्जिस्टिंग प्राइस। तो पहला कॉज हो गया राइज इन फैक्टर प्राइस। दूसरा है, अगर आपके नंबर ऑफ फर्म्स जो है मार्केट में वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब जितने भी फर्म्स मिलकर के कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट में बना रहे हैं, अगर उनमें कमी हो जाती है तो उस केस में भी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पर डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, तो देख लो, सेम एग्जांपल ले लो, 6 फर्म्स थे मार्केट में मिलकर के 600 यूनिट सप्लाई कर रहे थे। अब क्या हुआ कि 2 फर्म्स मार्केट छोड़ के चले गए। अब वो क्यों चले गए आपको इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना जानना है कि वो चले गए। ठीक है, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। अब उस केस में क्या हो रहा है कि जब आपके 6 फर्म्स थे तो 600 यूनिट सप्लाई हो रहा था, 2 फर्म्स मार्केट छोड़ के चले गए हैं, 4 ही बचे, तो क्वांटिटी सप्लाई 600 से कुछ ना कुछ जरूर घटेगी। तो उस केस में प्राइस सेम रहेगा बट क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घट जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। उसके अलावा अगला जो कॉज है वो यही है आपका कि जब शिफ्ट होगा गोल ऑफ द फर्म, मतलब जो गोल है फर्म का, अगर वो शिफ्ट कर जाता है किससे किस में, तो पहले मान लेते हैं कि आपका एम था आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन ज्यादा करना है। ठीक है, आपको चीजें जो है वो ज्यादा बेचनी है मार्केट में, पहले आपने ये एम रखा हुआ था, सपोज करें। अब उस केस में आप चाहते हो कि नहीं, बहुत ज्यादा चीजें बना ली, बेच ली हमने, बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है हमने, अब हमें प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है। उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने गोल को चेंज कर रहे हो। आपने पहले सेल्स मैक्सिमाइजेशन करा था, अब आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। तो पहले आप कंपैरेटिवली जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अब आप उससे थोड़ा कम करोगे। उस केस में क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगी, प्राइस जो है मार्केट में वो वही रहेगा, मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस रहेगा। नेक्स्ट जो कॉज है वो है आपका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब जो रिलेटेड गुड्स हैं, अगर उसकी कीमत जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घट जाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस। क्यों भाई, तो पहले ही आपको बताया है कि रिलेटेड गुड्स और सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब रिलेटेड गुड्स की कीमत बढ़ी तो सप्लाई घटेगा, रिलेटेड गुड्स की कीमत जो है वो अगर घट गई तो सप्लाई बढ़ जाएगा। उस केस में अगर रिलेटेड गुड्स की कीमत मार्केट में बढ़ गई है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो घटेगा एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। नेक्स्ट जो रीजन है वो होगा आपका कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ा दिया, फॉर सर्टेन रीजन उन्होंने बढ़ा दिया है, और जो सब्सिडीज दी हुई थी अब तक, वो सब्सिडीज उन्होंने
वापस ले ली है, विड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, तो जो सब्सिडीज मिल रखी थी वो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने वापस ले लिया और जो टैक्सेस थे उसको भी बढ़ा दिया है। उस केस में क्या होता है कि जब टैक्स बढ़ा यानी कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ा मतलब प्रोडक्शन जो है वो घटेगा, प्रोडक्शन घट गया मतलब जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चीज है विद द सब्सिडीज। भाई पहले सब्सिडी मिल रही थी, अब सरकार ने वापस ले लिया है, वापस ले लिया मतलब अब हमारा खर्चा जो है प्रोडक्शन का वो ज्यादा लगेगा, तो खर्चा ज्यादा यानी कि प्रोडक्शन कम मतलब क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। अगला जो कारण है वो है आपका, अगर आपका एक्सपेक्टेशन है बियरिश, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपकी बिजनेस जो है वो ज्यादा नहीं चलने वाली है, आगे जाके डूब जाएगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, तो बियरिश एक्सपेक्टेशन रखा है आपने, मतलब आप इन्वेस्टमेंट जो है अब कम करो, पहले के कंपैरिजन में अब कम करोगे। इन्वेस्टमेंट कम किया मतलब जो प्रोडक्शन है वो जाहिर सी बात है कम होगी, और जब प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई कहां से ज्यादा कर पाएंगे, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक वो भी कारण है कि अगर बियरिश एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, तो उस केस में हमारा सप्लाई जो है वो घटेगा, भले प्राइस में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और लास्ट जो रीजन है वो हो जाएगा आपका आउटडेटेड, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप पुराने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड है, ठीक है, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे लिखो, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपको पता है पुरानी टेक्निक जो है वो खर्चा ज्यादा लगाती है, कॉस्ट जो है हमारा बढ़ा देती है प्रोडक्शन का, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा उस केस में प्रोडक्शन हम कंपैरेटिवली कम करेंगे, और प्रोडक्शन ही कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिकली घट जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसको हम लोगों ने देख रखा है कि इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट्स चेंज होते हैं, जहां पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसी है हमारी, कांस्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया इंक्रीज का क्या मतलब है, इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करता है, तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जब डिक्रीज इन सप्लाई है तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट करता है, बैकवर्ड करता है, पीछे की तरफ। और इसके हम लोगों ने कॉजेस देख रखे हैं। यहाँ पे हमारा मूवमेंट एंड शिफ्टिंग का जो टॉपिक है सप्लाई कर्व में वो फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से एक बार समझ लें। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में डिफरेंस यही है, मूवमेंट में सेम सप्लाई कर्व पे लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट एंड अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट चेंज हो रहा है। शिफ्टिंग में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जा रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। यहाँ पे हमारे टॉपिक फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे, जो कि होगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू।